Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to discuss about terms related with alternating current. We are going to the chapter number 6, alternating current. In previous class we understood about how alternating current is produced and what are the EMF induced in it and how current acts. हमने पिछली बार में ये समझा कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है समय बीतने के साथ. तो हमने ग्राफ बना के देखा था. सबसे पहले ईएमएफ का ग्राफ बनाया था. ईएमएफ का ग्राफ बनाए थे. ईएमएफ के ग्राफ में हमने देखा था कि समय के साथ एज द टाइम इज चेंजिंग द ईएमएफ वाज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, गोज टू जीरो, देन अगेन in the negative direction increases, then again goes to zero. और ये चीज रिपीट होती रहती थी. ये चीज हमेशा आगे भी ऐसी रिपीट होती थी. Okay, so in that we came to know that how this EMF is going to change, how this EMF is going to change. ये जो कर्व मिलता था हमने फॉर्मूले से देखा था कि ये कौन सा कर्व था, साइन कर्व था. ये कैसा कर्व था, साइन कर्व, क्योंकि हमारा इक्वेशन बन रहा था E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी. साइन के कर्व के हिसाब से ये चेंज हो रहा था. साइन का जैसा कर्व होता है उस हिसाब से ये चेंज होता था. ये थी वैल्यू E की. ये E था यहाँ पे इंस्टेंटेनियस. किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पर आप E की वैल्यू पता करना चाहते, इंस्टेंटेनियस EMF. और E नॉट क्या था, E नॉट था यहाँ पे पीक वैल्यू. ये यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू E नॉट, ये था E नॉट, ये था E नॉट. E नॉट EMF पीक वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू E नॉट की. ये नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में E नॉट, ये नेगेटिव डायरेक्शन में E नॉट. यहाँ पर समय बीतने के साथ चेंज हो रहा था. एंड टुडे वी विल सी टर्म्स रिलेटेड विथ इट. कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमको डील करना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल में भी पूछे जाएंगे और साथ में समझ कर ही हम आगे इसके रिलेटेड और भी चीजें समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड. सो लेट अस गो थ्रू दोस टर्म्स. लेट अस सी दोस टर्म्स. द फर्स्ट टर्म व्हिच यू आर गोइंग टू सी इज एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू. जो पहली चीज आप देखेंगे वो है एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू. अच्छा, ये तो था ईएमएफ से रिलेटेड. ईएमएफ ऐसा ही करंट के साथ भी होता था, ऐसा ही करंट के साथ भी होता था. एक बार उसको भी देख लेते हैं. व्हाट वाज दैट? ऐसा ही करंट के साथ होता था. अगर मैं करंट के लिए भी यही ग्राफ बनाऊं, यही ग्राफ करंट के लिए बनाऊं, तो करंट के लिए कुछ ऐसा दिखता था. ये भी एक साइन कर्व था, ये भी एक साइन कर्व था. दिख रहा है? देखो डॉट लाइन से बनाया मैंने. ये भी एक साइन कर्व था. मतलब यहां पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. कैसे बना था ये फॉर्मूला, याद आ रहा है? E इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो मैंने E की वैल्यू रख दी थी E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये R को इधर ले आया तो वो I मिल गया. और इसमें से E नॉट और R मिलकर क्या बन गए, I नॉट साइन ओमेगा टी. T है टाइम, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, है ना. अगर ये देखिए, इसमें हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी भी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं कि कितना इसकी स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना, कितनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इसकी. हमने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करना है, आगे में उसको देखेंगे और टर्म्स रिलेटेड में भी इसको समझेंगे. तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मिला था. अच्छा, एक और बात यहां से हमारा मिला था. ये कैसे मिलता था? थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा. जब भी कोई चीज यहाँ पर एंगल के साथ में चेंज हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है फिर कम हो रही है, बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो उसमें जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितने समय में हो रहा है, तो उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे. इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे यहाँ के लिए. तो यहां से हमको मिला था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी.
ओमेगा टी, ये साइन थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रखा था. ओके, सो नाउ so see here we are going to see now terms related with it. What are those terms? पहला था amplitude. First term is amplitude. So let us see that term. Amplitude or peak value. Amplitude or peak value. Amplitude or peak value. So let us see those terms. First term is peak value, which we also call amplitude. So already we know what is peak value. Peak value is the highest value either of EMF or of alternating current. अभी current के बारे में बात हो रही है, तो highest value, maximum value of alternating current is peak value. इस peak value, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं I नॉट से. इसको डिनोट करते हैं हम लोग I नॉट से. ये हो गया पहला. सेकंड इज टाइम पीरियड. सेकंड वन इज टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट, टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल. हमने अभी देखा ग्राफ में, जब उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो ग्राफ में हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी करंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक साइकिल कब पूरा होता था? एक साइकिल कब पूरा होता था? याद आ रहा है? फिर से वही बात याद आ रही है. आर्मेचर बोर घूमता था. आर्मेचर एक पूरा रोटेशन जब खत्म करता था 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन में, है ना, तो ये ग्राफ उसी हिसाब से बनता था. करंट बढ़ता था, पीक वैल्यू में जाता था, फिर जीरो होता था, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता था, अपने हाईएस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू में जाता था नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर जीरो हो जाता था. यहां पर ये 0 डिग्री या 0 रेडियन, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, और ये आता था 2 पाई. यहां तक ये जाता था. टाइम पीरियड वॉज द टाइम टेकन बाय करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल. टू कंप्लीट वन साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट किया ये, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से. याद आ रहा है? टी इज इक्वल टू, हमने देखा था 2 पाई अपॉन ओमेगा. ये याद रखना, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. कैसे बना था एक साइकिल में? ये फॉर्मूला कैसे बना था? याद आ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी बन सकता था. याद आ रहा है? पहले पढ़े थे कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. डिस्टेंस, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया उसने एक चक्कर पूरा, यानी कि 2 पाई रेडियन. और कितना समय टोटल? टाइम पीरियड T. तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यानी कि ये बोल सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो ये हुआ टाइम पीरियड. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी obviously we already know about frequency, that number of cycles completed in 1 second. Number of cycles completed in 1 second. Number of cycles completed in 1 second. कितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे? नंबर ऑफ साइकिल्स, देखो ये पूरा एक साइकिल, ठीक, ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे एक सेकंड के अंदर? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. इसको हम डिनोट करते हैं F से. F कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें? 1/T के बराबर होता है. देखिए यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड. एक साइकिल कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट हुआ फ्रीक्वेंसी. अपोजिट बोले या फिर रेसिप्रोकल बोले, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1/T. तो T का तो वैल्यू था 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. और कुछ समझने लायक टर्म्स रिलेटेड विथ इट में आता है लास्ट थिंग, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज, देखो वी ऑलरेडी नो अबाउट अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अल्टरनेटिंग करंट की जब बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ के कारण ही तो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही करंट जनरेट हो रहा.
मगर जैसे ही हम इसको एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जहां से करंट फ्लो होना है। तो वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोले, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? V इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह V नॉट साइन ओमेगा टी। सी हियर वी आर talking about EMF because here current is induced in the circuit because of electromagnetic induction, है ना। सर्किट में हमने देखा था मैग्नेट की पोल्स के बीच में हमने आर्मेचर रखा था और उसको गोल घुमा रहे थे, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने के कारण उस वायर में, उस कॉइल में, सर्कुलर लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में करंट इंड्यूस हो गया था। अब इंड्यूस होने के कारण इंड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि ईएमएफ जनरेट हुआ था। ईएमएफ जनरेट हुआ, मगर जब उसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, उस सर्किट की बात करेंगे, उस जहां से फ्लो होना है करंट, तो उसके लिए वोल्टेज बताना पड़ेगा। तो वोल्टेज जब बताना पड़ेगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हम इस तरीके से बताएंगे। सो दिस वाज द टर्म्स रिलेटेड विद अल्टरनेटिंग करंट। सो नाउ लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट term related with alternating current, which is average current. So let us now see what is average current. See, before understanding the definition, look at that way. हमने समझा यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें करंट की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, चेंज होती रहती है। चेंजिंग करंट, ये ना तो सिर्फ चेंज होती है अपने मैग्नीट्यूड से, बट डायरेक्शन से भी। मतलब मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा तो होता ही है, करंट की वैल्यू कम और ज्यादा होती ही है, मगर साथ में इसके फ्लो होने का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अगर हम एक साइकिल की बात करें, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर पीक वैल्यू तक जाएगी, अपने हाईएस्ट वैल्यू तक जाएगी, और हाईएस्ट वैल्यू से जाकर वो वापस 0 में आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे, लाइक फॉर एन एग्जांपल हियर I, ये I करंट है, ओके। ये देखिए यहाँ पर ये करंट की वैल्यू, अगर हम ग्राफ बनाए तो ये करंट की वैल्यू अपने हाईएस्ट पॉइंट तक गई, पीक वैल्यू तक गई, उसके बाद फिर कम हुई, 0 हो गई। 0 होने के बाद अब नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और फिर अपनी पीक वैल्यू तक जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू तक जाएगा, उतना ही जितना वो पॉजिटिव में गया था, और फिर 0 हो जाएगा। यहां पर एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो अगर आपको पूछा जाए, हमने देखा है हमारे हाउस होल्ड सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होता है, मगर उसमें बता दिया जाता है कि इतना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कैसे बोल सकते हैं? वो कौन सा करंट है? क्या वो पीक वैल्यू है? हाईएस्ट करंट को बता रहा है वो? नो, दैट इज एक्चुअली द एवरेज करंट। वहां पर जो करंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो है एवरेज करंट। और एवरेज करंट होता क्या है? देखिए यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, तो आपको एक ऐसा करंट की वैल्यू बताना पड़ेगा जो उस चेंजिंग करंट का एवरेज है। मगर एक साइकिल के लिए जितना करंट कम और ज्यादा हो रहा है, उतना ही नेगेटिव में कम और ज्यादा हो रहा है। मतलब कि एक साइकिल के लिए अगर आप एवरेज निकालें तो वो हो जाएगा 0। इसको समझने के लिए सोचो कि मान लो आपको 2 सब्जेक्ट में टेस्ट हुआ, पहले सब्जेक्ट में आपको 10 आउट ऑफ 10 मिले और दूसरे सब्जेक्ट में आपको 0 आउट ऑफ 10 मिले, तो एवरेज क्या हुआ? फिर एवरेज हो गया आपका 5 मार्क्स। अगर इसी की जगह एक टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहती, मान लो एक टेस्ट में पहला सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 मिला और दूसरे सब्जेक्ट में -10 आउट ऑफ 10 मिला, नेगेटिव मार्किंग है, समझ लो, ठीक है। तो अब एवरेज क्या हो गया? 0 हो गया। बिल्कुल यही काम हो रहा है यहाँ पे। जब भी हमको चेंजिंग करंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट 2 अलग अलग थे मगर मार्क्स एक बताना था कि एवरेज मार्क्स कितना मिला, वैसे ही यहाँ पे हमको करंट की एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी। हमको जब भी देखना, जब भी कोई सर्किट को डिजाइन किया जाता है, आप लोग को नहीं करना है मगर समझने के लिए समझ लो, तो आपको बताना पड़ता है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, किसी हिसाब से आपको करंट की वैल्यू रखते हुए सोचना है। मगर यहाँ तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी, उसी को मीन वैल्यू भी बोलते हैं
और उसको डिनोट करते हैं IAVG, अभी देखेंगे उसको। मगर डिफाइन कैसे करें, डिफाइन कैसे करें? एक पूरे साइकिल के लिए तो 0 हो गया, जितना कम ज्यादा हुआ पॉजिटिव में उतना कम ज्यादा हुआ नेगेटिव में, 0 हो गया। हम इसको हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर एनी हाफ साइकिल। हाफ साइकिल कहां पे हुआ देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ साइकिल कहां हुआ, ये 0 रेडियन से स्टार्ट हुआ और पाई रेडियन तक हाफ साइकिल हुआ। आधा रोटेशन हुआ था आर्मेचर का, उतने में जितना करंट बना हाफ साइकिल में, ये हुआ हमारा हाफ साइकिल। तो ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो स्टेडी करंट यानी डीसी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send the same amount of charge through a circuit in the same time of half cycle, मतलब t/2। देखो t क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 0 से लेकर 2 पाई तक वन रोटेशन में जितना टाइम बीता, तो हाफ साइकिल में कितना समय बीता रहेगा, 2 t/2। तो क्या हुआ डेफिनेशन, वो स्टडी करंट, वो डीसी करंट जो अगर उसी सर्किट से भेजा जाता उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस का, उतने ही ईएमएफ के कारण, तो वो उस समय क्या वैल्यू रखता। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट इन टाइम टी ऑफ हाफ साइकिल t/2 एज इट सेंड्स बाय एन एज इट इज सेंट बाय एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। मतलब कि टी टाइम में यानी t/2 टाइम में, टी बाय हाफ साइकिल की बात हो रही, t/2 टाइम में कितना करंट उसमें से फ्लो होता, जितना टोटल चार्ज गया, जितना टोटल, देखो हमको मालूम है करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है Q/T, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय में। यहाँ t/2 समय में कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ, क्योंकि हाँ बढ़ सकता है कम हो सकता है, मगर टोटल चार्ज कितना हुआ वो बता देगा हमको, टोटल चार्ज सेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इससे हमको पता चल जाएगा व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सबसे पहले इस डायग्राम पे ध्यान देना और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड हाउ इट गिव्स अस एन एक्सप्रेशन अबाउट इट। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने ग्राफ में ये समझा कि I जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, तो वो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बढ़ता है, फिर एक साइकिल के लिए कम हो जाता है, फिर यानी यहां 0 रेडियन में 0 है, π/2 में पीक वैल्यू में है, पाई में फिर 0 हो गया, 3π/2 में फिर पीक वैल्यू मगर उल्टे डायरेक्शन में, और 2π में फिर 0 हो गया। ये फिर से रिपीट होते रहता है, बाय द वे ऐसा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमको इक्वेशन मिला था, पहले ही देख लिए थे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये मिल गया था, ये हम लोग जानते थे। ठीक, अब देखो एक्चुअली व्हाट इज फॉर अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा, तो वहां पर करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही। मान लो हाफ साइकिल में, यहां पर देखो ये टोटल यहां से लेकर 2π तक टाइम पीरियड टी है, टी बोलते हैं टाइम पीरियड। हाफ साइकिल में यहां के लिए तो पूरा एवरेज वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एवरेज करंट IAVG, मीन बोलते हैं, IM भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे। तो वो तो दोनों देखिए, यहाँ पे जितना आगे बढ़ रहा उतना ही नीचे नेगेटिव में है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पूरे साइकिल के लिए तो ये 0 हो गया। इसीलिए एमीटर में अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करेंगे ना, तो वो 0 वैल्यू दिखाएगा, उसमें से क्या एवरेज करंट कैलकुलेट करेगा वो, है ना। सो हमको हाफ साइकिल में कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लोग हाफ साइकिल में कैलकुलेट कर लेते हैं t/2, ये t/2 में कितना। तो देखो मान लो फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं थोड़े से समय के लिए, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम dt के लिए, छोटा सा समय लेते हैं एक कंडक्टर से, छोटे से समय के लिए, छोटे से समय अंतराल टाइम इंटरवल dt के लिए, मान लो करंट फ्लो हुआ है I, क्या थोड़े से समय के लिए मैं कंडक्टर से थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ है, उसको कांस्टेंट मान सकता हूं,
कांस्टेंट मान सकता हूँ थोड़े से समय के लिए, कम ज्यादा नहीं होगा, वो इतना छोटा इंटरवल है कि उसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो मान लो उस समय जो करंट फ्लो हुआ वो आई है, और उस समय जो चार्ज सेंड गए वहां से निकला है ना कंडक्टर से, वो मान लो dq है। तो dq इज इक्वल टू आई इंटू dt होगा। देखो क्या बात हुई, क्या बात बोला मैंने, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ा सा समय लेते हैं, एकदम छोटा सा समय dt, और उस समय करंट को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि बढ़ रहा है और कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, मगर छोटा सा समय अंतराल लूं, एकदम छोटा सा समय लूं, यहाँ पे एक छोटा सा समय की बात करूं तो यहाँ पे छोटे से समय के लिए करंट कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट मान सकता हूं उसको मैं, एकदम पॉइंट छोटा सा समय है वो। सो dq, अब उस समय जो चार्ज फ्लो हुआ कंडक्टर से उसको dq मान लो, थोड़ा सा समय में थोड़ा सा चार्ज, dq इज इक्वल टू आई इंटू dt। ठीक, अब इसमें से देखो मेरे को हमको अगर टोटल करंट, टोटल चार्ज पता करना है, टोटल चार्ज, देखो थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ है, थोड़ा सा चार्ज फ्लो हुआ है थोड़े से समय के लिए, आई dt। अगर टोटल चार्ज पता करना है, टोटल चार्ज, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा टूल है मैथ्स में जो बार बार काम आ रहा है। कहां से कहां, जीरो से लेके क्यू। मान लेते हैं कि ये हाफ साइकिल में, ये हाफ साइकिल है हमारा, हाँ, इतने समय में, जीरो से लेके पाई तक के समय में, हाफ साइकिल में क्यू चार्ज फ्लो हो चुका है, क्यू चार्ज फ्लो हो चुका है, छोटे से समय के लिए डी क्यू, और पूरे हाफ साइकिल के लिए, यहां तक हाफ साइकिल के लिए क्यू। तो जीरो से लेके क्यू, शुरू में जीरो चार्ज फ्लो हो रखा था, यहां तक आते में क्यू चार्ज फ्लो हो चुका है, जीरो से लेके क्यू। तो यहाँ पे कितना समय बीत गया, dt के हिसाब से देखेंगे, जीरो से लेके t/2। देखो जीरो से लेके t/2, टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, जीरो से लेके t/2 i dt। आई की वैल्यू रख दी जाए, आई की वैल्यू क्या है सर, आई की वैल्यू, चलो इसको dq को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, q मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहां पे हमको मिलने वाला है जीरो से लेके t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, आई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस, किसी भी पॉइंट पे आई की वैल्यू। ठीक है, सो नाउ आगे सॉल्व करके देखते हैं और कुछ मिलेगा। देखो इसमें से आई नॉट जो है वो एक कांस्टेंट है ना, पीक वैल्यू तो उसके लिए दी हुई रहती है। सो व्हाट विल डू, यहाँ पे देखो Q अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, तो Q माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो, आई नॉट बाहर निकल गया, अंदर बचा जीरो से t/2 साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dt। ठीक, Q माइनस जीरो Q ही मिलेगा, आई नॉट बाहर रह जाना है, जीरो से t/2 हाफ साइकिल के लिए, साइन ओमेगा टी, अच्छा चलो इंटीग्रेट ही कर दिया जाए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, देखो dt के हिसाब से हो रहा है मगर ओमेगा टी दोनों साथ में थे, उसको इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन ओमेगा मिलेगा, वो साथ में रहेगा, और लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट t/2। इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन याद रहना चाहिए तभी होगा। आई नॉट इज इक्वल, क्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू, अच्छा ओमेगा को बाहर ले आता हूं, ये माइनस को भी बाहर ले आता हूं, अंदर क्या बचा, अंदर बच रहा है सर कॉस ओमेगा टी, जीरो से t/2। चलो कॉस ओमेगा टी में अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लेते, यही रख लिए, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ओमेगा इंटू जीरो, जीरो हो जाना है, इधर मिटाया जाए, कॉस ओमेगा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। और एक और चीज हम लोग जानते हैं, अभी अभी देखे हमने, व्हाट वी सॉ दैट
Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू देख रहे हैं, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर कॉस, अच्छा हम लोग जानते हैं कि ओमेगा, देखो यहां पे दिखा रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। अरे एंगुलर वेलोसिटी, आर्मेचर कितने एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा था, 2 पाई, एक रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई अपॉन टाइम टेकन, टाइम पीरियड। सो ये बन गया 2 पाई अपॉन टी, और ये यहां पे एक टी भी है, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2, ठीक, माइनस कॉस 0, ठीक, कॉस 0 के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टी टी कैंसिल होना है, ये टी कैंसिल, ये टू कैंसिल, बच रहा है, क्या बच रहा है, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर बचा कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अच्छा कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, 180 डिग्री यानी -1 माइनस कॉस 0 1 यानी कि 1, यानी क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस -1 -2, ये माइनस, ये बाहर का माइनस, अंदर का माइनस मिलकर Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा मिलेगा। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। अरे हमको आई एवरेज की वैल्यू निकालनी है। Q तो हमें पता चला कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, यहां से यहां तक T/2 समय में इतना चार्ज फ्लो हो गया। अब हमारा डेफिनेशन क्या बोलता था, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता था, मिटाया जाए इसको, हमारा डेफिनेशन बोलता था आई एवरेज वैल्यू, आई एवरेज वो करंट है जो कोई डीसी करंट इतने समय में फ्लो हो जाता, डीसी करंट इतने समय में फ्लो हो जाता, मतलब बेसिकली समझो आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज सेंट, अरे किसी कंडक्टर से टोटल चार्ज कितना निकला अपॉन टोटल टाइम टेकन। मगर अभी हम कहां की बात करें, हाफ साइकिल की, पूरे समय की बात नहीं करें, पूरे समय में तो आई एवरेज की वैल्यू 0 हो जानी, जितना ऊपर उतना नीचे ऐसे हो जा रहा है, मगर यहां के हिसाब से आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, अभी देखे हमने Q 0 से लेके T/2 समय तक Q चार्ज, टोटल टाइम कितना T/2, ठीक, इसके हिसाब से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू T/2। अभी आई एवरेज की वैल्यू निकाल बैठे, Q इज इक्वल, सॉरी अभी हमने Q की वैल्यू निकाल बैठे, Q इज इक्वल टू 2I नॉट अपॉन ओमेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमको क्या मिलेगा, 2I नॉट अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू T/2। अब हम लोग आई एवरेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई एवरेज की भी वैल्यू निकल जाएगी, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या बचेगा, T/2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, T/2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो आई एवरेज मिलेगा, अकेला छोड़ दो आई एवरेज को, तो मिलेगा 2 इंटू आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा कुछ गलत किए, हाँ ठीक, ओमेगा अपॉन T/2, अपॉन T/2, अपॉन T/2। तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है, चलो आगे बढ़ के देखते हैं, अपॉन T/2, अपॉन T/2, so we will get it to be I average is equal to 2 ऊपर चले जाएगा, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 आई नॉट, और ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ओमेगा टी, कैपिटल टी,
टाइम पीरियड। ठीक, ये हो गया एक इक्वेशन, हमको ये मिल गया। और भी आसान बना सकते हैं इसको, और भी आसान बना सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, चलो रख देते हैं, और आई एवरेज इज इक्वल टू 4 आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, टी कैंसल, 2 1 जा, ये 2 जा, मतलब मिलेगा आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई। यानी कि जो एवरेज वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है किसी भी करंट की, वो 2 पाई टाइम्स 2 अपॉन पाई टाइम्स, सॉरी 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट होती है। मतलब आपको आई नॉट की वैल्यू अगर पता चल जाए, आप आई एवरेज भी निकाल सकते हैं। देखो 2 अपॉन पाई को हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, तो 2 अपॉन 3.4, सॉरी 2 अपॉन 3.14 लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3.14 लिख सकते हैं। अरे देखो यहां लिखो, देखो इसी को लिख सकता हूं, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट, यानी कि 2 अपॉन 3.14 टाइम्स आई नॉट। इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमको मिलेगा, अरे करके देख लो, करके देख लो, ये मिलेगा 0.637 डिवाइड करके देखेंगे तो हमको मिलेगा 0.637 आई नॉट। मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से जो पीक वैल्यू है उसके 0.637 टाइम्स होता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए भी होगा और सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी यही होगा। देखो ये ऊपर के लिए भी सेम, नीचे के लिए सेम, बस उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, नीचे के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। कोई गलत बात बोला, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इतना हुआ है ना, मगर सेकंड हाफ इसके लिए ये आई एवरेज हो जाएगा माइनस ऑफ 0.637 आई नॉट, माइनस हो जाएगा बस। इसीलिए तो इन दोनों का एवरेज, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक का, 2 पाई तक का मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव साइकिल के लिए उतना नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक, या फिर इसको बोल सकते हो, ये आई एवरेज इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कभी आपको ऐसा भी पूछ ले, जनरली इट इज बीन आस्क्ड इन, समटाइम्स इट इज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट आई एवरेज की वैल्यू कितना परसेंट होती पीक वैल्यू के, तो 63.7, देखो 0.637 आई नॉट के बराबर, हाँ परसेंट में निकालोगे तो 63.7% के बराबर होती है। दिस वाज अबाउट एवरेज करंट। एवरेज करंट हमने क्यों जानना चाहा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, यू हैव टू से, you cannot tell the peak value, सिर्फ highest value नहीं बोल सकते, isn't it? In the same way you have to, whenever we are talking about the EMF also, same thing will be of EMF। बिल्कुल EMF के कारण कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q चार्ज फ्लो हुआ, कितने समय में, T/2 समय में बोल लेंगे हाफ साइकिल के लिए। उसके लिए भी हमको V एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट मिलेगा, V नॉट मिलेगा, सॉरी E नॉट इज इक्वल टू 0.637, E एवरेज इज इक्वल टू 0.637 E नॉट मिलेगा। There also we will get 63.7% of peak value of EMF. So this was average current. Average current को क्यों हमें जानना जरूरी है, क्योंकि average current will give you an idea that how much current is flowing in a half cycle. Because whenever we are talking about how much current is flowing, we have to give that data. वो average बताएगा, average current बताएगा। There is one more thing which is called RMS, root mean square value, जिसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। This is it for today. I'll send the PDF notes also. Complete those notes and keep studying. Have a nice day.